ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस का केमिकल स्ट्रक्चर एंड इनके केमिकल नेम। अगर तुम्हें केमिकल नेम याद हो जाते हैं तो तुम काफी स्टूडेंट से आगे हो जाओगे, क्योंकि सब याद करते हैं एडेनिन गुआनिन वगैरह, यही उसका केमिकल नेम जो होता है, रासायनिक नाम वो याद नहीं करते, तो वो तुम एक बार देख लो। इसके बाद कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर हो गई थी, और हम एक फॉस्फेट ग्रुप है उसकी इंपॉर्टेंस पढ़े थे, ये क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद कल हमने एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाया था, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के नाम भी पढ़े थे हमने, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड से हमने क्या बनाया था, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, इसको हमने डेफिनेशन में बता दिया था, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, आरएनए में कौन सी होती है और डीएनए में कौन सी होती है, तो कल पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। फिर हमने इसी के बारे में डीएनए का एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था, और बताया था कि डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो दो होती है एंड दोनों क्या होती है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब समझ गए थे, कल बताया था मैंने, अगर एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है तो दूसरी चेन इस तरफ से 5 टू 3 होगी, ठीक है, बोलेंगे ऐसे ही। पोलैरिटी जो होती है ना, 5 टू 3 क्या है इनकी पोलैरिटी, ये ध्यान रखना। और 5 प्राइम पे क्या होता है, हमेशा फॉस्फेट होता है, ये भी ध्यान रखना। और 3 प्राइम 5 प्राइम पे क्या होता है, हमेशा OH होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये बेसिक्स है बिल्कुल, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। फिर डीएनए के स्ट्रक्चर में तुम्हें कल मैंने ऐसे ही वर्बली बोला था मुझे कि भाई क्या क्या होता है, तो जैसे एक तो मैंने इसमें डायमीटर का नाम बताया था, डायमीटर के लिए बोला, डायमीटर क्या होता है, कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर, कल बता दिया था। इसके अलावा आप, उसके अलावा फिर आप लोगों ने बताया था मुझे इनके बारे में कि पिच डीएनए की क्या होती है, तो तुमने बताया कि हाँ सर 34 एंगस्ट्रॉम की थी, या इसे 3.4 नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, ये तो कल बताया दिया था। इसके अलावा दो तीन चीजें और याद रखनी है इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। एक तो बेस पेयर क्या होता है, कल बताया था वैसे बेस पेयर के बारे में। तो बेस पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जोड़ा होता है बेस पेयर, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस का एक जोड़ा, ठीक है। तो उस पेयर की दो, जैसे एक पिच होती है, एक पिच ये वाली, इस जो 34 एंगस्ट्रॉम पिच होती है, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो तुम्हारे लेवल पे तुम्हें 10 बेस पेयर याद रखने हैं। वैसे अगर हायर लेवल पे जाओगे तुम तब 10.4 बेस पेयर होते हैं, लेकिन हमें 10 ही याद रखना है। तो एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर, ये ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें दो बेस पेयर के बीच में दूरी कितनी होती है, टू बेस पेयर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, ये भी ध्यान रखना है। 3.4। कितना निकालें, कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। हाँ 3.4, क्योंकि कैसे आए ये 34/10, 10 हो गए, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कितना हो गया, अब एक चीज और याद रखनी है तुम्हें इसमें, कि जो डीएनए का जो एक पूरा राउंड होता है ना, पिच होती है, जैसे ये पिच की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पिच मतलब ये हो गया कि डीएनए जो है यहाँ से शुरू हुआ और एक 360 डिग्री इस तरह से, है ना, जैसे बड़ा है पूरा, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना कितना राउंड कर लिया इसने, 360 डिग्री, पिच हो गई ना इसकी, 360 डिग्री पर ये पूरा रोटेट होता है। तो 360 डिग्री में कितने बेस पेयर हो गए, 10। तो हम बात करें, ये डिस्टेंस है, अगर इनके एंगल की बात करें, ठीक है, कोण कितना होता है इनके अंदर, एंगल कितना होता है, तो कैसे बताएंगे, 36 डिग्री। हाँ वेरी गुड। तो 20 के बीच में जो कितना घुमाव, हम घुमाव बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं, कितना होगा 36। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है डीएनए के अंदर, कि जैसे किसी डीएनए का
साइज है वो 10 KB है, ठीक है। तो इसमें कितने तो बेसेस होंगे, बेसेस कितने होंगे और बेस पेयर कितने होंगे, ठीक है। एक साइज कितनी है 10 KB, तो किलो बेस पेयर हो गई, तो बेसिस कितने हो गए इसके अंदर, जस्ट इसके डबल। बात समझ में आ रही है कि बेस एक हो गया, दो बेस उनके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अच्छा, कल हमने ये भी पढ़ा था इसके अंदर कि एडेनिन होता है, ये बेसिक बता रहा हूँ, एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ, ये वाइस वर्सा होता है, साइटोसिन गुआनिन थायमिन एडेनिन, ठीक है। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है। ये कल का रिवाइज हो गया, इसमें मुझे लगता है बिल्कुल कोई तुम्हें समस्या नहीं आई होगी। कल हमने ओवरऑल यही पढ़ा था कि भाई ये जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये 2 नैनोमीटर जितना चौड़ा होता है, इसका डायमीटर कितना होता है 2 नैनोमीटर। आज वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग बोल दो या इसका दूसरा नाम है, सही नाम जो बोलेंगे अपन वो है, ये तुम्हारे बुक में दे रखा है डीएनए पैकेजिंग, इसका सही नाम है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन या डीएनए पैकेजिंग। डीएनए कैसे पैकेज होता है, जैसे आपने देखा था कि एक न्यूक्लियस है, छोटा सेल होती है, ठीक है, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं डीएनए या क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा डीएनए होगा। डीएनए किस फॉर्म में होगा, क्रोमोसोम की फॉर्म, ठीक है, ये पढ़ा था हम कल। तो डीएनए है वो कैसे पैकेज होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए काफी बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज बहुत, अगर डीएनए की लेंथ की बात करें, ठीक है, डीएनए की लेंथ काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की लेंथ नहीं होगी, न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम की जो लंबाई चौड़ाई है उसकी तुलना में डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तो फिर क्या होता है, इनको पैक किया जाता है एक क्रोमोसोम, एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। पैक करना है तो इसका एक सिस्टम है, पैकेजिंग का एक सिस्टम होता है, सीक्वेंस होती है, और पैकेजिंग सीक्वेंस भी होती है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे होता है कि इस स्टेज में इतनी पैकेजिंग होगी, इस स्टेज में इतनी पैकेजिंग होगी। फिर क्या होता है, पैकेजिंग कितनी करनी है, कुछ की पैकेजिंग ऐसी होती है कि हमेशा वो पैक, मतलब कभी मतलब खुलते हैं लेकिन एप्लीकेशन टाइम में खुलते हैं, बाकी कभी नहीं खुलते। और कुछ की पैकेजिंग ऐसी होती है कि बीच बीच में खुलते रहते हैं, जो बीच बीच में खुलते हैं मतलब वापस उनका जैसे एक होता है ना कंडेंसेशन होता है, एक डीकंडेंसेशन होता है, एक रिकंडेंसेशन एक डीकंडेंसेशन, दो चीज पढ़ेंगे आगे हम, तो कब कब होती है, ठीक है। तो उसी के आधार पर इनको फिर दो भागों में बांट दिया, एक यूक्रोमेटिन एक हेट्रोक्रोमेटिन। तो आज का टॉपिक यही है डीएनए, हाउ डीएनए पैकेज इनटू ए क्रोमोसोम या इनटू ए न्यूक्लियस, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम्हें कि एक डीएनए कैसे पैकेज होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, छोटा सा कल बनाया भी था मैंने, थोड़ा सा बताया था तुमने, डीएनए होता है, ये डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर दो चेन बनाई है मैंने जो एंटी पैरेलल है, ठीक है, दोनों चेन एंटी पैरेलल है, एक 5 प्राइम होगा तो दूसरा 3 प्राइम होगा, और एक 3 है इधर तो ये 5 होगा, तो एंटी पैरेलल होगी पोलैरिटी इनकी। और बीच में जो ये बना रखे हैं मैंने, ये क्या होंगे इसके अंदर बेसेस होंगे, बेस पेयर होंगे, ठीक है। इतना तो कल पढ़ लिया था अपन ने। यहाँ पे मैंने बनाया डायमीटर, कितना है ये 2 नैनो, इतना तो हमने कल तक पढ़ लिया था। अब क्या होता है, अब ये हम बात करें अगर प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की, देखो दो चीजें हैं, ये जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है ये हम वैसे यूकैरियोट्स में ही पढ़ते हैं, फिर प्रोकैरियोट में तो बहुत सिंपल मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोकैरियोट, पीके मींस प्रोकैरियोट सेल जो होती है, इन्हीं के अंदर क्या होता है कि ये डीएनए प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, ये मिलके, ये दोनों मिल जाती है, डीएनए प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, और ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोइड,
क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नेट जैसे नेट के एग्जाम में आया था ये प्रोकैरियोट का वो सही डेफिनेशन क्या है। प्रोकैरियोट मींस, प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियंस मींस कैरी न्यूक्लियस। तो क्योंकि इनके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनका डीएनए जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बाइंड होकर और पड़ा रहता है बीच में, तो उस संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इनमें मतलब इतना ही पैकेजिंग होती है, इनमें ज्यादा कोई मतलब नहीं होता प्रोकैरियोट सेल में। लेकिन अगर यूकेरियोट्स की बात करें, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं अपन यूकेरियोट्स। यूकेरियोटिक सेल्स जो होती है, इनमें तुम्हें ध्यान रखना है कि हिस्टोन, मेन रोल किसका होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद में क्या होगा, इसका आगे का प्रोसेस जो एक स्टार्ट होता है पैकेजिंग का, वो शुरू होता है। सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन से ही ये डीएनए बाइंड होता है। देखो, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में तुम्हें थोड़ी जानकारी रखनी है पहले तो। हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये भी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्या होती है ये, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, ये चार्ज पॉजिटिव कहाँ से आया, तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है एग्जाम में, चार्ज कहाँ से आया। देखो, प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड्स। एमिनो एसिड से। 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, उन 20 एमिनो एसिड्स से मिलके ही ये प्रोटीन बने होते हैं, ठीक है। अब इस इन 20 एमिनो एसिड्स में 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान रखना। 3 कौन से हैं, एक तो आर्जिनिन, दूसरा लाइसिन, और तीसरा है हिस्टीडीन। तो कोई तुम्हें पूछे एग्जाम में कि भाई पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन सा है या कौन सा नहीं है, मान लो कौन सा नहीं है, तो इन तीनों में से 3 तो होंगे, एक चौथा नहीं होगा, तो आंसर दे सकते हो कौन सा है, तो इनमें तीनों में से कोई एक होगा। ये तो एक क्वेश्चन हो गया बायोमोलिक्यूल्स का। लेकिन अगर मैं बात करूँ हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो होंगे आर्जिनिन और लाइसिन। देखो, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड 3 है, ध्यान रखना, लेकिन आर्जिनिन, AR, इसको ARG भी कह सकते हैं, और इसको लाइसिन LYS, ये इससे रिच होती है। ध्यान रहेगा तुम्हें कि सर ये तो बेसिक नेचर के प्रोटीन है ना। हाँ, बेसिक नेचर ही है। जैसे डीएनए क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और ये आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टीडीन होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनमें NH2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है, प्लस NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इस प्लस ग्रुप या पॉजिटिव के कारण क्या होता है, इनका नेचर बेसिक होता है। डीएनए क्या है, एसिडिक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कल बताया था ना, ये तो मैंने फॉस्फेट ग्रुप होता है, उससे इसको नेगेटिव चार्ज मिलता है। और इनके पास आर्जिनिन और लाइसिन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखना। आर्जिनिन और लाइसिन दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो स्टोन प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। अब ये बेसिक नेचर है, ये स्टोन प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है इससे बाइंड होता है, बाइंडिंग होती है इनकी, तो यहाँ से फिर पैकेजिंग शुरू हो जाती है। तो इतना ध्यान रखना, ये बिल्कुल तुम बुक में पढ़ोगे तुम्हें ये लाइन टू लाइन तो मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा पढ़े, मेरा थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग है, मैं इसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा था, डायग्रामेटिकली ज़्यादा समझाता हूँ और स्लाइड से, लेकिन स्लाइड तुम्हारी शो नहीं हुई। अगर स्लाइड होती तो थोड़ा मजा आ जाता पढ़ने में। चलो फिर भी इसमें भी समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है जब तक क्लास पूरी होगी तुम समझ जाओगे, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, जीनोम सब क्या होते हैं, वो एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डीएनए, ये डीएनए है, ये हिस्टोन से बाइंड होगा और पैकेजिंग शुरू होगी। आगे चलते हैं, हिस्टोन के बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहीं पे जो हिस्टोन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं अभी,
ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप्स। 5 टाइप होती है। एक का नाम है H1, क्या नाम है? H1। दूसरी है H2, तीसरी है H3, चौथी है H4। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि H2 है, ये दो प्रकार की होती है। H2A, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं H2A या H2B। ठीक है, ये है। तो इस तरह से 5 हो गई है, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है। 1, ये एक है, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे पूछेगा नहीं फिर भी पूछ ले, तो ये वेरिएबल प्रोटीन है। वेरिएबल मीन्स ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन है 4, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, कंजर्वेटिव, कंजर्व होती है। और ये चारों प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4, ये चारों प्रोटीन 4 स्टोन है। ये 4 स्टोन्स जो हैं ये मिलके क्या बनाती है? टेट्रामर बनाती है। क्या बनाती है? टेट्रा। ठीक है। 4 स्टोन हो गई। ये जैसे 4 स्टोन, एक को मैंने ऐसे बना दिया, एक स्टोन ये है, ये 3 और ये 4। ये 4 स्टोन प्रोटीन की H2A, H2B, 3 और 4, ये चारों मिलकर क्या बनाएगी? इस तरह से एक टेट्रामर। टेट्रामर हो गया, इसको ऐसे बनाते हैं। ये चारों जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ गई। तो ऊपर वाला है ये H2A है, ये H2B है, इसको कैपिटल में लिख देना है ना, कैपिटल ठीक है। ये H3 हो गया और ये H4। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? अब देखो ये टेट्रामर है, आगे जाके 2 टेट्रामर मिलके क्या बनाते हैं? सर ये हर किसी में सेम ही होगी चारों? हाँ, लगभग, मतलब हाँ, कंजर्वेटिव होती है कि सेम होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, ये हायर लेवल क्लासेस जो होती है एमएससी वगैरह, उनमें नेट वगैरह उन्हें पढ़ाता था, तो इसलिए तुम्हारे मुंह से निकल गया। बाकी तुम इतना कंफ्यूज मत हो ना, वैसे तुम्हारे है भी नहीं, बुक में इतना नहीं है। तुम्हारे सीधा ऑक्टामर दे रखा है, स्टोन ऑक्टामर नाम दे रखा है। स्टोन प्रोटीन है ना, इसको बोल रखा है क्या? स्टोन ऑक्टामर होता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बता दो थोड़ा सा, तो ऑक्टामर कैसे बना? तो ऑक्टामर ऐसे बना कि ये 5 स्टोन होती हैं, 5 में से 4 पहले टेट्रामर बनाएगी, फिर टेट्रामर, 2 टेट्रामर मिलके, है ना, ये प्लस एक और टेट्रामर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ऑक्टामर। तो ऑक्टामर का स्ट्रक्चर इधर हम बताऊंगी, ये लो, 4 बनाई थी ना अभी इनने, ये 4 हो गई। और 4 इसके पीछे बना दो, इस तरह से थोड़ा सा शो कर दो, तो दिखना चाहिए कि यहाँ पे पीछे कुछ है इसके। समझ जाओगे तुम लोग। अभी 3D डायग्राम होता तो तुम्हें, या फिर बोर्ड होता तो थोड़ा बहुत समझा देता मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार्कर में भी, मार्कर का पेन अच्छा दिक्कत है, थोड़ी हैंडलिंग में भी समस्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से कि ये ऑक्टामर है। और ऑक्टामर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज अमीनो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आर्जिनिन लाइसिन है, ये ध्यान रखना, सिर्फ आर्जिनिन लाइसिन नहीं होता किसी प्रोटीन में। जिस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड ज्यादा होता है, उस प्रोटीन की प्रकृति वैसी हो जाती है। तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो अम्ल अधिक हैं, कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। इसलिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इसे हम बेसिक प्रोटीन भी कह देते हैं। तो ये क्या बन गया? एक ऑक्टामर बन गया। कितनी बात समझ में आ गई तुम्हें? है ना, सब क्लियर है ना? यस। हाँ, अब आगे चलते हैं अपन। ऑक्टामर बना लिया अपन ने। ऑक्टामर के बाद में अब करना क्या है? सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो ये था कि हमने पढ़ लिया कि भाई डीएनए होता है, डीएनए के बाद कैसे ऑक्टामर बनता है। इसके बाद ये ऑक्टामर है, ऑक्टामर ये डीएनए से बाइंड होता है, ये दोनों मिलते हैं। अब मिलेंगे कैसे, ये थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं।
ये देखो, ये अभी से ऑक्टामर मान के चलो तो मैं ना इसमें H2 भी इस तरह से नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। ये ऑक्टामर है और इस ऑक्टामर पे हमने ये डीएनए है ये लपेट दिया इसमें। ये देखो, ठीक है, ये एक हो गया। अब इसके पीछे घूमता हुआ ये वापस इधर से ऐसे, मतलब ये लगभग 2 राउंड हो गए। कितने हो गए लगभग, बात समझ में आ रही है? तो ये पीछे से घूमता हुआ ये और इधर से, तो इधर से आ गया ये यहाँ से, ठीक है। तो इस ऑक्टावर में 4 स्टोन प्लस 4 स्टोन 8 स्टोन हो गई थी, इसलिए ऑक्टावर बोल दिया था। डीएनए है, देखो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डीएनए पे यहाँ पे डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर, कितना, 2 मीटर। अब यहाँ पर डीएनए का चार्ज क्या था, नेगेटिव 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 चार्ज, नेगेटिव चार्ज था। फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन थी, और स्टोन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये एक तरह से टाइटली बाउंड हो जाएंगे इससे, टेका नहीं इससे, इतनी बात। अब स्टोन में भी तो स्टोन टेल होती है, ये ध्यान रखना, जैसे इसमें बुक में दे रखा है, इसमें टेल्स होती है ना, टेल्स में ज्यादा होते हैं। टेल्स मतलब प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन होती है, मान लो प्रोटीन है, इसका एक एन प्राइम सिरा होता है, एक सी, तो तुमको पढ़ा होगा एन और सी, तो ये लास्ट में रह जाते हैं, इनको टेल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आर्जिनल लाइसिन ज्यादा होते हैं, तो इनको पकड़ के रखते हैं ऐसे, ऐसे पकड़ लेंगे इनको, ठीक है। तो आप समझ जाओ तुम कि एक डीएनए तो 2 नैनोमीटर चौड़ाई वाला वो इस स्टोन से लिपट गया है, और ये लगभग कितना होता है, 1.46 बेस पेयर लगभग, ये ध्यान रखना, इतनी लेंथ होती है इसकी डीएनए की। बात समझ में आ रही है, कितना, 1.46 बेस पेयर। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने एक स्टोन और बताई थी, कौन सी बताई थी, H1। ये H1 प्रोटीन है वो इस तरह से, देखो ओक्टामर तो अलग है, H1 प्रोटीन इस तरह से, इस जो ये बाइंडिंग हुई है ना, इसको लॉक कर देती है। ये H1 प्रोटीन है, ये बाहर है। ऑक्टामर में तो 4 हो गए, H2 H2 H3 H4, और ये क्या है, H1। H1 बाहर की साइड होती है ऑक्टामर से, ठीक है, इस तरह से इसे लॉक कर देती है, इसको लॉक करके इसने इस डीएनए को, अब डीएनए को लॉक किया तो तुम्हें पता होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डीएनए जो है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया ना इसमें। तो अगर मैं बात करूं इसमें स्टोन 1 के साथ में, तब डीएनए की लेंथ कितनी होगी, तब होगी 1.66 बेस पेयर। इसके साथ होगी ये विद H1। अगर H1 के साथ हम काउंट करेंगे डीएनए की लेंथ को, तो वो क्या होगी, 1.66, 1.65 भी कर सकते हैं, 1.66 भी हो सकता है, 1.67 भी हो सकता है, तो लगभग 1.66 होता है ना, इसमें कोई गलत नहीं होता। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बनी है, इसे क्या बोलेंगे अपन, अब इसे बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई, ऑक्टामर, डीएनए प्लस H1, इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, और न्यूक्लियोसोम में डीएनए की लंबाई कितनी है, 1.66 बेस पेयर। समझ में आ गया तुम लोगों को, न्यूक्लियोसोम क्या है, सर ये आराम से, बेस पेयर में होता है, क्या, सर ये बेस पेयर में होता है, किलो बेस पेयर में? ये बेस पेयर में, किलो बेस पर नहीं, ये सब बेस पेयर में है ना, किलो बेस पेयर नहीं है, ठीक है। कितना हो सर गए, वो, सर फ्यूरियम और पायरोलोबियम में जैसे न्यूक्लियस बेस पेयर में नाइट्रोजन बेस, वो क्या, बॉन्ड बना रहे थे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड तो डीएनए के बीच में होगा, इनके बीच में नहीं होगा। इनके अंदर होता है ना वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, या आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, है ना। मेनली हाइड्रोफोबिक होता है, डीएनए के अंदर भी होता है हाइड्रोफोबिक, वो अलग चीज है, केमिस्ट्री वाली बात है। तुम तो इतना ध्यान रखो कि इनका आकर्षण है, अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज का, नहीं नेगेटिव सर, चार्ज। सर नाइट्रोजनस बेस के बीच में। हाँ वो तो होगा ही, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा उसमें, तो कल बताया था ना वो तो, अरे कल बताया था मैंने जी, इस तरह से बनता है। वैसे ये सी हो गए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, और एडेनिन के साथ में, यस सर। तो ये तो होगा ही, ठीक है।
हम तो इससे आगे रिसर्च लेवल में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन तुम्हारे काम की नहीं है, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इतना ध्यान रखना, जी और सी के, सी और जी भी कह सकते हैं, पी और ए भी कह सकते हैं, वाइस वर्सा होता है ये, ऐसे नहीं कि मतलब जी और सी के बीच में होगा ना, बस ये ध्यान रखना। प्यूरिन और पिरिमिडिन, जैसे ये क्या है, प्यूरिन है, यही पूछ लेते कई बार, प्यूरिन और पिरिमिडिन के मध्य होता है, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दो प्यूरिन के मध्य बॉन्डिंग नहीं है, दो पिरिमिडिन के मध्य नहीं है, एक प्यूरिन का दूसरे पिरिमिडिन से, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन का प्यूरिन से, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये संरचना स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और रह रहा है, वो रह रहा है ये वाला, ये डीएनए एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये डीएनए एक्स्ट्रा है। इस डीएनए को बोलते हैं हम क्या, लिंकर डीएनए, क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए की लंबाई होती है लगभग 40 बेस पे, ठीक है। लिंकर डीएनए क्या होता है, लिंकर डीएनए मतलब जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का कार्य करता है। ये तुम्हें स्लाइड समझ में आ गई कि शायद तुम चाहो तो इन दोनों तीनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी नहीं नहीं ले तो मुझे टोक देना कि सर मैं लिया नहीं है, वैसे मैं आगे कर रहा हूँ इसको ना। अब हमने तीन चार चीजें पढ़ी यहाँ पर, देखो, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे होंगे। इन पे क्या जुड़ा होता है, डीएनए। अब मैं डीएनए को सिंपल लाइन में बता रहा हूँ, ऐसे, फिर इस तरह से जुड़ के आ जाएगा, ऐसे, इस तरह से मान लो, ऐसे है ना, इस तरह से ये डीएनए चलता रहता है। जैसे एक तुम्हारी इसमें दे रखी है टर्म, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, तो ये तुम याद रख लेना, तुम्हारे बुक में सीधा एग्जाम में आ सकता है कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या है ना, इस तरह से। तो ये टर्म तुम्हारे दे रखी है इसके लिए, जैसे मूंगों की माला होती है ना, मोतियों की माला होती है ना, इस तरह से क्या होगा कि जैसे ये डीएनए बाहर की तरफ रैप्ड है, लिपटा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, स्टोन प्रोटीन का ऑक्टागन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है क्या, इस तरह से H1 प्रोटीन, जिसको लोग करके रखती है। ये थोड़ा रफ डायग्राम बन रहा है ना, तुम बुक में देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ये। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, मतलब जो 2 नैनोमीटर का डीएनए था, ये डीएनए की इसकी चौड़ाई कितनी थी, यहाँ इतनी सी, ये कितनी थी, 2 नैनोमीटर। अब इसकी चौड़ाई, और इस जो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग के न्यूक्लियोसोम मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी चौड़ाई इतनी है, ये हो गई लगभग 10 से 11, तो हम 11 नैनोमीटर बोलते हैं, क्योंकि 10 तो होती है विदाउट स्टोन 1, और 11 होते हैं स्टोन 1 के साथ में, स्टोन 1 जुड़ जाता है 11 नैनोमीटर, तो 11 नैनोमीटर फाइबर बन गया। कितनी बार समझ में आ गई तुम्हें, तो 2 नैनोमीटर फाइबर था, अब 11 नैनोमीटर फाइबर में चेंज हो गया। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये डीएनए जो इससे लिपटा हुआ न्यूक्लियोसोम में है, इसकी लेंथ कितनी है, 1.66 बेस पे, ये पढ़ा था अपन ने। और ये बीच में ये जो है, ये है लिंकर डीएनए, इसकी कितनी थी, लगभग कितनी थी इसकी, लगभग 40 बेस पे। कितनी बार समझ में आएगी तुम्हें, ये लिंकर डीएनए है। न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होता है 1.66 होता है। अच्छा, लिंकर डीएनए इस न्यूक्लियोसोम को इससे जोड़ रहा है, इसको इससे जोड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियोसोम को, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए क्या है, हम बोल सकते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। कितना हो गया दोनों का टोटल करें तो अब ये नहीं बोलेंगे 206 हो गया, हम बोलेंगे लगभग 200 बेस पे। तो हम बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम से, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से यहाँ से लेके एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में कितना डीएनए होता है, तो वो होता है 200 बेस पे, ठीक है। ये फाइबर बना, ये फाइबर कौन सा बना,
11 नैनोमीटर फाइबर इसे लिख दिया मैंने वैसे ऑलरेडी, फिर भी एक 2 नैनोमीटर फाइबर है, अब वो थोड़ा सा कंडेंस्ड होकर 11 नैनोमीटर फाइबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें आप न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं दो प्रकार से। दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसने ये टॉपिक अभी ढंग से पढ़ा होगा तब तो इजीली सोल्व कर देगा। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है या क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में डीएनए की लेंथ है वो है 1000 के, ऐसा करते हैं ना, किलो बेस पे। तो उसमें न्यूक्लियोसोम कितने हैं? न्यूक्लियोसोम तुम इसे 100 के भी कर सकते हो, 100,000 बेस पे तो कम हो जाएगा ना, किलो बेस पे ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसोम कितने होंगे, एक तो वो काउंट करना, तुम कैसे करोगे बताना मुझे। और सेम ऐसे ही 5000। एक क्रोमोसोम है, इसमें कितना वो, चलो 5000 कर देते हैं, 5000 न्यूक्लियोसोम है, तो डीएनए की लेंथ क्या होगी? ठीक है, ये बताओ डीएनए लेंथ कितनी होगी। तो कैसे किया तुमने, किसने आंसर किया था 5000? डिवाइड बाय Yes, 200। हाँ, जैसे यहाँ पर 100 केबी का मतलब हो गया और 1000 केबी का मतलब हो गया कि कितने बेस पे, कितने हो गए ये, लगभग ये 10 लाख बेस पे हो गए। इसको डिवाइड कर दो 200 से, 200 डिवाइड करें तो कितना बचा, 10,000 बचा नहीं ये हो गया 5000। ठीक है, ये 5000 के आगे इसमें न्यूक्लियस। अगर हम बात करेंगे कि अगर 5000 न्यूक्लियोसोम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 न्यूक्लियोसोम है और डीएनए की लेंथ कितनी है, दो के बीच में 200, कितना आ गया 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम आराम से कर सकते हैं, इतना समझ में आ रहा। चलो वेरी गुड, तो मैं आंसर दे दिया। जिनको नहीं समझ में आया तो वो समझ गए होंगे कि हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो ये कैलकुलेशन कैसे भी हो सकती है, तुम्हें बेसिक आना चाहिए। हो सकता है पूरे पूरे जीनोम का तुम्हें कैलकुलेशन दे दे कि भाई इस जीनोम में कितना डीएनए है और तुम्हें उसको बताओ कितना इसमें न्यूक्लियोसोम होगा। ठीक है, तो हमने दो स्टेप पूरे कर लिए। हमने पहले पढ़ा एक 2 नैनोमीटर फाइबर होता है, जिससे हमने डीएनए के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ लिया कि अब 2 के बाद ये 2 नैनोमीटर फाइबर है वो 10 से 11, तो 11 ही लिख रहा हूँ मैं, 11 नैनोमीटर फाइबर में चेंज हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये होता है कि तीसरा स्टेप आता है, वो है 30 नैनोमीटर 30 नैनोमीटर फाइबर आता है। कैसे बनेगा, जैसे अभी हमने बनाया था ना, इसे देखो मैं इसे थोड़ा रफली बना रहा हूँ, इस तरह से बनाया था मैंने अभी स्ट्रक्चर। एक डीएनए बनाया था, बीच में ये बीटेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है ना, और ये लिंकर डीएनए है। अब ये इनकी कोइलिंग होगी, क्या होगी, कोइलिंग होगी। फिर कोइलिंग कैसे होगी कि ये सिक्स न्यूक्लियोसोम, 6 ऐसे 1 2 3 4 6 न्यूक्लियोसोम। ये जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो मैं इसको यहाँ शुरू कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब 7 कहाँ आएगा, इसके पीछे, 7 इसके मतलब पीछे की साइड में जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, 7 8 9 10 ये चलता रहेगा। और एक ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जो एक सिलेंडर टाइप में, बीच में होल होगा, गैप होगा मतलब एक, और ये पीछे क्या है, इसकी न्यूक्लियोसोम है। इस तरह से मतलब एक माला जो होती है ना, वो माला, उसको स्प्रिंग नुमा बना दो, स्प्रिंग जैसी। तो ये ऐसे मतलब ऐसे है ना, ये तो ऐसे हो जाएगा ऐसे।
इस तरह से पीछे के साइड हम देखेंगे हम, तो इस तरह से बीच में एक होल होगा और ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। सर ये ठीक, 30 नैनोमीटर कैसे हुआ? ये हो गया ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी हम देखो डायमीटर की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं ना, डायमीटर है। ये क्या हो गया इसका 30, ये कितना था देखो, ये था कितना सा, ये 2 नैनोमीटर था, इतना सा। ये जो डीएनए है ना, ये 2 नैनोमीटर। फिर हमने बनाया इतना बड़ा, ये यहाँ से देखिए ये वाला चौड़ाई जो इसकी, ठीक है, ये चौड़ाई है ना इसकी, ये बनाया था हमने 11 नैनोमीटर। डीएनए 2 नैनोमीटर होता है बताया था मैंने, 11 नैनोमीटर। अब 11 नैनोमीटर में ये घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब इस अगर मैं इसको ऐसे मानता हूँ ना, ऐसे रोटेट होगा, और ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 के उसमें गैप नहीं होंगे। ठीक है, एक राउंड में 6 न्यूक्लियोसोम होंगे, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर का उसने मतलब डिस्कवरी तो पता नहीं किसने की थी, लेकिन उसका नाम दिया गया जो इम्पोर्टेंट है, इसे बोलते हैं सोलेनोइड मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग, है ना। तो ये सोलेनोइड मॉडल है, 2 मॉडल दिए गए थे, एक तो जिगजैग मॉडल, जो मान्य नहीं है तो याद भी नहीं करना है। ठीक है, ये तो 2 मॉडल दिए गए थे, एक जिगजैग मॉडल, एक सोलेनोइड। तो सोलेनोइड मॉडल यही तुम्हें याद रखना है कि भाई न्यूक्लियोसोम के अंदर सोलेनोइड मॉडल के द्वारा, ये उसके द्वारा समझाया गया था कि किस तरह से 11 नैनोमीटर फाइबर 30 नैनोमीटर फाइबर में चेंज होता है। तो उन्होंने बताया था कि बीच में एक होल लाइक स्ट्रक्चर रह जाती है, एक पाइप नुमा, और इसके चारों तरफ परिधि की ओर है ना, पेरिफेरल साइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसोम 6 के डिस्टेंस में ये क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और इन सब में डीएनए जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, ये ऐसे लिपटे हुए हैं, डीएनए भी है इनमें। ये वाली संरचना है, ये ऐसे आ गई इसमें। इतनी बात समझ में आ गई कि तुम्हें, ठीक है। ये यस है सर। सोलेनोइड मॉडल। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं। सर हाँ, सर थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दो कि जिगजैग मॉडल गलत क्यों था? जिगजैग गलत इसलिए था कि इसमें उसने बताया कि जैसे इस तरह से, इसने बताया कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। इससे क्या बोला कि बीच में होल नहीं होता, ये चिपके होते हैं ऐसे, है ना। ये तो डायग्राम सही नहीं बना, जैसे 1 2 3 4 4 तो ये हो गए, 5 और मान लो पास में इसके, छठा ये इस तरह से ना। तो बीच में गैप नहीं होता, तो फिर ये जिगजैग हो जाएगा ऐसे। जब इसको देखेंगे ना, ये तो स्मूथली बन रहा है, ये पेरिफेरल, उसमें क्या हो जाएगा, ये वाली संरचना से बनेगी ऐसे, इस तरह से। और ये यहाँ पर क्या होंगे, ये न्यूक्लियोसोम होंगे 6, जो बीच में होल नहीं होगा। तो फिर इसने इनको गलत बोला कि ये नहीं होता। ठीक है, ये जिगजैग मॉडल होता है। आगे चलते हैं, देखो 2 नैनोमीटर फाइबर हो गया, 10 नैनोमीटर फाइबर हो गया, उसके बाद अगला कौन सा है, 30 नैनोमीटर। 30 के बाद आता है 300, अगला वाला जो चौथे नंबर पे है वो है 300 नैनोमीटर फाइबर। फाइबर मतलब क्रोमेटिन फाइबर की बात हो रही है ना, फाइबर मीन्स क्रोमेटिन फाइबर। अब ये कैसे बना, देखो अभी हमने क्या बनाया था, 300 और 30 नैनोमीटर फाइबर। ये मान लो ऐसे बनाया था ना, इस तरह से एक सिलेंडर डूमा स्ट्रक्चर बनाई थी, और ऐसे बनाया था हमने कुछ, ठीक है, बीच में होल इस तरह से। अब मान लो इस संरचना को मैं ऐसे इस तरह से, इस तरह से ये क्या होगी, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब ये लाइनिंग, ये समझ जाओ तो ये थोड़ा बड़ा करके बता दिया मैंने ना, इस तरह से, इस तरह से। ये इसका मैग्नीफाइड रूप है, ये लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग है, ये लाइन एक्चुअल में अब 30 नैनोमीटर वाली है। तुम समझ जाना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें समझोगे नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें। वो डायग्राम अगर देख लेते एक बार, तुम देखना एक बार डायग्राम, है ना, नेट पर सर्च मार के देखना, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन या क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन या डीएनए पैकेजिंग नाम से सर्च मारना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर था, ये अब आपस में ऐसे फोल्ड होगा इस तरह से,
इस तरह से फोल्ड होगा तो अब इसकी यहां से लेके और यहां तक ये लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी इसकी 300 नैनोमीटर। अच्छा, लेकिन अब देखना यहाँ पर क्या होता है कि अब ये ऐसे नहीं होगा। अभी तक हिस्टोन का रोल चल रहा था, हिस्टोन प्रोटीन ही मतलब उसमें फोल्डिंग में काम आ रही थी। यहाँ पर एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है, ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन से ये क्रोमेटिन फाइबर अटैच हो जाता है इस तरह से, हाँ। तो इसे बोलते हैं, वैसे स्कैफोल्ड प्रोटीन बोल सकते हैं, सही नाम तो इसका यही है। लेकिन स्कैफोल्ड प्रोटीन क्योंकि स्टोन नहीं है, इसलिए तुम्हारे बुक में क्या दे रखा है, नॉन स्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होती है ना, इनका क्या नाम दे रखा है, इनका नाम दे रखा है नॉन स्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, NHC इनका नाम दे रखा है। मतलब दीज आर द ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फोल्डिंग ऑफ DNA। ठीक है, DNA फोल्डिंग के लिए जो प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन के अलावा जो प्रोटीन काम में आ रही है उन्हें बोल देंगे हम नॉन स्टोन प्रोटीन। तो वो ये क्या होती है, ये जो बन रहा है ना, ये थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना, ऐसे अटैच होगी इससे, है ना, अटैच हो जाएगी तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब क्या बन गया ये 300 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, अरे समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। हाँ, बुक पढ़ोगे एक बार और समझ में आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो, हमने सबसे पहले फिर रिवाइज करा रहा हूं मैं, सबसे पहले हमने 2 नैनोमीटर फाइबर, हाँ मैं एक बार सारा रिवाइज कराऊंगा, है ना। 2 नैनोमीटर फाइबर से 11 नैनोमीटर फाइबर बनाया। उसके बाद हमने क्या बनाया, 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर फाइबर बनाया। मतलब ये फोल्डिंग हुई जा रही है इनकी, 30 से कितना बनाया था 300 नैनोमीटर, कितना हो गया। अब 300 से बनेगा 700 नैनोमीटर फाइबर। ये कैसे बना, देखो अभी हमने कैसे बनाया था, 300 ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना। अब यस सर। इसको, अब देखो तुम थोड़ा पेन की तरफ ध्यान देना, मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से क्या होती है, फोल्डिंग होती है। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखो, थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मेरा पेन की तरफ ध्यान देना, ये जो है ना, ये चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई ये कितनी थी, 30 नैनोमीटर। ठीक है, फिर ये वाली जो डायमीटर इसका, ये कितना था, कितना था 300 नैनोमीटर। इधर आ जाओ, अब ये वाला डायग्राम इस तरह से देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है ये 300 नैनोमीटर। अब ये तो इसका हो गया, किसका, इसका, ये वाला जो स्कैफोल्ड प्रोटीन से आके जुड़ा हुआ था, है ना। तो ये स्कैफोल्ड प्रोटीन मैंने यहाँ जोड़ दी इस तरह से, ये स्कैफोल्ड प्रोटीन जुड़ी हुई है जिससे ये, तो 300 नैनोमीटर होगा। अब ये कितना है फिर, ये है कितना 700 नैनोमीटर। कितना हो गया ये 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब इस 700 नैनोमीटर वाला फाइबर है, इसको हम देखें क्रोमोसोम लेवल पे। ठीक है, तो ये कौन सा क्रोमोसोम है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम है ये, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। और हमें पता है मेटाफेज के क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम, तो उसमें क्या होता है, हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी इजीली कर लेते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने। तो इसीलिए मेटाफेजिक क्रोमोसोम बनाया है। और मेटाफेजिक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है ना, ये वाली पूरी, इसको यहाँ देखो तुम, मैं यहाँ बना रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से है ये। ठीक है,
ये पूरा भर दो इसको ऐसे करके, इस तरह से ये पूरा क्रोमोसोम। तो ये कितना हो गया 700, और ये कितना हो गया पूरा मेटाफेजिक क्रोमोसोम में 1400 नैनोमीटर क्रोमोसोम। तो तुमने देखा होगा कि एक 2 नैनोमीटर डीएनए है वो कैसे एक 1400 नैनोमीटर के क्रोमोसोम में चेंज हो गया। तो यहां तक हम क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिन फाइबर। कहां तक, जैसे ये तो डीएनए है, इसको तुम क्या बोलते हैं 2 नैनोमीटर फाइबर को डीएनए। 11 नैनोमीटर को भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक हम बोल सकते हैं क्या, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन फाइबर। पर इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। कल बताया था मैंने मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना तुम, यहाँ पर यहाँ क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे जो एंड होते हैं ना, इसे बोलते हैं हम टीलोमेरिक एंड। क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स या टीलोमेरिक एंड, एक ही बात है। टीलोमियर्स बोल दो या टीलोमेरिक एंड्स बोल दो। ये होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये क्या होता है, टीलोमियर। टीलो मीन्स जो एंड पे होते हैं उसे टीलोमियर बोलते हैं, और जो केंद्र में है उसे सेंट्रो बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इनको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में ही खुलते हैं, बाकी हमेशा ऐसी ही कंडेंस्ड अवस्था में रहते हैं, इसी अवस्था में रहते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा टाइटली पैकेज्ड होते हैं ये, है ना। कौन से हिस्टोन कौन से टेलोमियर और सेंट्रोमियर, ध्यान रखना। बाकी क्रोमोसोम में बहुत सारा पार्ट होता है जो हमेशा जंग के डीएनए काम आता है, मतलब वो हमेशा पड़ा रहता है ऐसे ही, मतलब कोइलिंग अवस्था में, तो उसे हेटेरोक्रोमेटिन कह देंगे। और जो डीएनए खुल जाता है उसे हम बोल देते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम खुलकर इस फॉर्म में आ जाता है, फिर उसका एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन मीन्स जीन एक्सप्रेशन, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, उसको बोलते हैं हम यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो एक यूक्रोमेटिन होता है, एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है। तो दोनों चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। आगे और थोड़ा बता देता हूँ मैं। हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन से जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लो थोड़ा सा, है ना, तो तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। ये फर्स्ट स्लाइड थी, इसमें तो हमने कल का रिवाइज किया था, जिसमें हमने बताया था कि शुगर क्या होती है, फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड थर्ड प्राइम कार्बन, 5 प्राइम कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई डीएनए आरएनए जो है ये इनमें से स्टेबल कौन सा है, इनमें अंतर क्या है। फिर नाइट्रोजनस बेसिस का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम वगैरह पढ़े थे। फॉस्फेट ग्रुप की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई थी। उसके बाद हमने जो डीएनए का जो बेसिक्स होते हैं कि डीएनए की डायमीटर कितना है, पिच कितना है, कितने बेस पेयर हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, पोलरिटी क्या है, ये बहुत सारी चीजें हमने बेसिक देख लिया था। ये तुम पढ़ते आ रहे हो, तुम आरबीएच के हो, तो तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो कल रिवाइज कर लिया था। हाँ, मैं कुछ स्लाइड बना के लाया था, लेकिन स्लाइड शो नहीं हुई। अगर स्लाइड होती तो आज थोड़ा ये जो टॉपिक तुम बिल्कुल दिमाग से पूरा क्लियर हो जाता, मतलब कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। फिर भी चलो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम नेट पे सर्च मार के एक बार इसको, इस डायग्राम को देख लेना। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का दूसरा नाम है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक मतलब थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ बेस पेयर के जो डीएनए होते हैं इतनी लेंथ के वाले, ये एक छोटी सी न्यूक्लियस में कैसे समा जाते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उनकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे तुम पतंग उड़ाते हो, ठीक है, पतंग उड़ाते हो तो डोर जो होती है ना, पतंग की डोर होती है ना, उस डोर को तुम चरखे में लपेट के रखते हो। चरखे में लपेटोगे तो उसे आसानी से खोल, मतलब यूज भी ले सकते हो, खोल सकते हो उसे, और आसानी से समेट भी सकते हो। अगर तुम ऐसे ही उसे मतलब समेट के ऐसे गुच्छा बना के रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर डीएनए की लंबाई है, उसको एक तो पैकेज करना है, उस इतने लंबे डीएनए को न्यूक्लियस में डालना है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए की लेंथ ज्यादा है। सेकंड, डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए सेल के अंदर।
तो दो कारणों से क्या है कि डीएनए प्रोटेक्शन के लिए भी जीनोम ऑर्गेनाइजेशन या डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। और ये हमने पढ़ा था इसके बारे में कि एक तो प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें पैकेजिंग में कोई खास नहीं होता, बस डीएनए और कुछ पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक प्रोटीन जो होती है वो जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, है ना। तो डीएनए में न्यूक्लियस तो होता है, सॉरी प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, उनमें क्या होता है न्यूक्लियोइड होता है। तो न्यूक्लियोइड क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ये ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था यूकैरियोट्स में एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन आती है और वो जुड़ती है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये आर्जिनिन लाइसिन रिच होती है, हालांकि सारे एमिनो एसिड होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, लेकिन आर्जिनिन लाइसिन ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका नेचर बेसिक होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो इनमें क्या होता है फिर बॉन्डिंग आराम से हो जाती है। फिर मैंने हिस्टोन के बारे में बताया था, हिस्टोन 5 प्रकार की होती है, 5 में H1 थोड़ी वेरिएबल है, बाकी 4 जो होती है H2A, H2B, H3, H4 ये कांस्टेंट या कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनमें चेंजेस नहीं आएंगे। ये 4 स्टोर मिलकर पहले टेट्रामर बनाएगी, फिर टेट्रामर से क्या बन जाएगा, ऑक्टामर बन जाएगा। ऑक्टामर फिर क्या होगा आगे जाके हम देखेंगे, ऑक्टामर जो है वो डीएनए से बाइंड होता है या डीएनए ऑक्टामर से बाइंड होता है, बात एक ही है। तो इस तरह से बाइंड होगा, फिर उस बाइंड होने के बाद में H1 जुड़ जाएगा, तब एक संरचना बनेगी, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, हम बोल सकते हैं ऑक्टामर या हिस्टोन प्लस डीएनए कॉम्प्लेक्स या ऑक्टामर प्लस डीएनए कॉम्प्लेक्स। तो इसमें इनकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये अगर ये क्वेश्चन आता है जब तो तुम लोगों से आगे हो, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है, कितना, 200 बेस पेयर, ठीक है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में। मैंने ये भी बता दिया विदाउट H1 विद H1, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, तो याद कर लेना, याद हो ही गया तुम्हें मुझे पता है। आगे सॉरी, इसके बाद हमने पढ़ा था आगे, ये हो गया ना 200 बेस पर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई एक 2 नैनोमीटर फाइबर है, वो इस तरह से एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या मतलब एक बीडेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। बीड क्या है, इसमें न्यूक्लियोसोम है, और ये जो डीएनए है ये एक तरह से धागेनुमा स्ट्रक्चर है, जो या स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये 11 नैनोमीटर फाइबर बन जाएगा। 11 नैनोमीटर फाइबर में ये जो संरचना बताई थी मैंने, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है, ये लिंकर डीएनए है, दोनों मिला के 200 बेस पेयर हो जाएंगे, और 200 बेस पेयर का फिर न्यूमेरिकल। हाँ सर, ये 200 बेस पे कैसे जोड़ा है? कैसे जोड़ा बताया ना अभी, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 166 बेस पेयर, ठीक है। और इसके बाद लिंकर डीएनए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 40 बेस पेयर। तो 40 और 1.66 कितना हो गया, 200 हो गया ना, 166, सॉरी सर पॉइंट में पॉइंट नहीं, समझ गया। अरे पॉइंट नहीं होगा, ये 166 होगा, ये 166 बेस पेयर, सॉरी एक 146 होगा। अच्छा मैंने पॉइंट लगा दिया ना बीच में, तभी तुम कंफ्यूज हो गए, सही है सही है, 146 बेस पेयर है, सॉरी ध्यान रखना इसका ना, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पॉइंट नहीं है, 166 बेस पेयर है, 146 बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है। तुम यही बोल देते, भूल गए मैं ना, थोड़ा दिमाग, हाँ। तो ध्यान रखना ये 166 बेस पेयर है, प्लस 40 बेस पेयर कितना हो गया, 200 बेस पेयर, और 200 बेस पेयर से हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया था, और न्यूमेरिकल सोल्व हो भी गया था कि न्यूक्लियोसोम के नंबर पता कर सकते हैं किसी क्रोमोसोम में, अगर डीएनए की लेंथ पता है तो, और अगर किसी क्रोमोसोम में न्यूक्लियोसोम की संख्या पता है तो हम डीएनए की लेंथ पता कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हमने बताया था कि भाई जो 11 नैनोमीटर फाइबर है वो इस सोलोनाइड मॉडल के द्वारा समझाया गया था कि इस तरह से जो 11 नैनोमीटर फाइबर है इस तरह से क्या होता है, पैकेज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 30 नैनोमीटर फाइबर ऐसे बना है। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि 30 नैनोमीटर फाइबर, फिर आगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एनएससी भी कह सकते हैं ना, एनएससी को जो प्रोटीन होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उनके साथ जुड़कर एक 300 नैनोमीटर फाइबर बना रहा है। इस तरह से आप समझ लोगे होंगे तुम कि ये 30 नैनोमीटर ऐसा है, और ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझाने के लिए बनाया है मैंने, ये ताकि समझ जाओ। ये एक्चुअल में ये लाइन है ना, ये लाइन ही 30 नैनोमीटर की है ना, ये ध्यान रखना, ये लाइन है। अब इस लाइन के रूप में बता रहा हूँ मैं, जो मैंने समझा ही दिया तुम्हें कि 30 नैनोमीटर इतना सा है।
ये वाला। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम। 300 नैनोमीटर के बाद में क्या बना, 700 नैनोमीटर फाइबर। ये बन गया कि ये जो 300 नैनोमीटर फाइबर था ये इस तरह से पैकेज होगा। ये पैकेज कैसे हो रही, पैकेजिंग कैसे हो रही है इसकी, ये पैकेजिंग हो रही है इस तरह से, ये देखो। तो ये एक आर्म बन गई 700 की, एक आर्म हो गई, दूसरी आर्म 700 की, 1400 नैनोमीटर क्रोमोसोम मेटाफेजिक क्रोमोसोम में बन गया। तो एक डीएनए है वो किस तरह से क्रोमोसोम में पैकेज हो गया है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और इसे बोलेंगे डीएनए पैकेजिंग, और तुम्हारे बुक में इससे ज्यादा नहीं है। अब कोई डाउट तुम्हें यहाँ तक? नहीं सर। तो ठीक है, डाउट नहीं है तो रिवाइज कर लो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ा रख लेता हूँ ऑन। बाकी थोड़ा सा अगर तुम्हें टाइम है अपने पास टाइम, ये बंद नहीं हो जाएगा कहीं? यस सर, अभी 10 ना? मिनट है अभी। 10 मिनट है ना? ठीक है, तो मैं अब इसको हम थोड़ा सेल साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, जो कल मैंने थोड़ा समझाया भी, तुम ब्रीफ में बताया भी था, तब तुम समझे नहीं होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल तुमने पैकेजिंग नहीं पढ़ी थी। आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, पैकेजिंग तो पढ़ी ली थी, अब इसको हम देखते हैं क्या सेल साइकिल। जो तुमने 11 तो पढ़ भी लिया होगा और अभी भी पढ़ा होगा शायद, आरबीएस में पढ़ लिया होगा शायद, है ना? हो गया ना तुम्हारा सेल साइकिल कंप्लीट? यस सर। यस सर। तो सेल साइकिल में जैसे हम ऐसे साइकिल बनाते हैं, एक ये इस तरह से, इसमें सबसे जो छोटी फेज होती है वो कौन सी होती है, एम फेज। ये तो पता ही है तुम्हें, एम मतलब माइटोटिक फेज, इसे क्या बोलेंगे, माइटोटिक फेज। तो उसके बाद यहाँ ये पूरी जो और बच गई ना, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरफेज। क्या बोलेंगे, इंटरफेज। अब इंटरफेज होती है, उसमें सबसे बड़ी होती है जीवन फेज, सबसे बड़ी जीवन फेज, उससे छोटी एस फेज, और सबसे उससे छोटी G2। ये कल हमने पढ़ा था, मतलब कल बताया था मैंने तुम्हें, G1 गैप 1, G2 गैप 2 और एस जी फेज। नोट भी तो होती है। हाँ, जी नोट। अब तक हम सेल साइकिल नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी चलो बता देता हूँ। मैंने बताया था ना, जीवन में मुख्य कार्य क्या है, ग्रोथ। जब सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी तो डिवाइड क्यों करेंगे? बात समझ में आ रही है? बस सेल प्रिपेयर ही नहीं है, उसकी मतलब एज ही नहीं हुई है, अभी तो डिवाइड हुई है वो, और उसके बाद उसकी जो ग्रोथ नहीं हुई है तो कैसे डिवाइड होगी? तब क्या होता है कि ये सेल साइकिल एग्जिट हो जाती है इसके बाद, है ना? एग्जिट होके और जी नोट अवस्था में चली जाती है। और जब वो सेल प्रिपेयर हो जाती है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, अगर ग्रोथ हो जाती है तो वापस एंट्री हो जाती है जीवन में वापस। तो जी नोट ये हो गई। अच्छा, जी नोट को क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसी होती है जो डिवाइडिंग नहीं होती, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह, तो वो भी क्या होती है, इस फेज में चली जाती है, बाद में डिवाइड नहीं होती। देखो जी नोट के जी नोट में सेल्स दो तरह से जाती है। एक तो कैसे जाएगी कि वो डिवाइड उसे होना ही नहीं है, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह। एक वो जिसकी ग्रोथ नहीं हुई है, जो डिवाइड होने वाली है लेकिन अभी प्रिपेयर नहीं है, उसे जी नोट में भेज देते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, चेक पॉइंट। ये जो बना रखे ना मैंने, ये लाइनिंग, ये चेक पॉइंट भी है एक्चुअल में। ठीक है, चेक पॉइंट मतलब चेक करता है। अगर यहाँ पे ये जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उससे, जो पुलिस वाले चौकी को लगा लेते हैं ना कुछ नाके पे, कुछ उस तरह से, चेक मतलब पोस्ट। हाँ चेक पोस्ट होती है ना, तो वैसे चेक पोस्ट होती है, मान लो। वेरीगेट। हाँ, तो वैसे जैसे मान लो यहाँ पर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो चेक पोस्ट के थ्रू ये इसे क्रॉस कर जाएगा। ये मान लो तुम कोई ट्रक माल लेके जा रहा है, चेक पोस्ट पे चेक किया, हाँ भाई ठीक है चलो जाओ तुम। और नहीं है, अब इसमें वो पुलिस वाली वो नहीं होती कि भाई पैसे ले लो और भेज दो, नहीं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। अगर कोई सेल में कमी है तो ये इसे रोक देगा, नहीं तो जाने देगा। ऐसे ही फिर अगर वो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर है, रेप्लिकेशन के लिए, तो ही इससे इधर जाएगी। यहाँ पे चेक पॉइंट डी होता है, यहाँ पे चेक पॉइंट ई होता है, यहाँ पे चेक पॉइंट ए होता है, यहाँ पे चेक पॉइंट बी होता है। तो ये बहुत सारे हैं। सर एंटीफेज कौन से होते हैं? क्या होते हैं एंटीफेज। ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एमपीएफ होगा शायद, एमपीएफ पूछ रही हो? एंटीफेज। एंटीफेज। यस। एंटीफेज तो यार पता नहीं, क्या आइडिया नहीं मुझे इसका, क्या पूछने चाह रहे तुम एंटीफेज के बारे में। चलो, ये तो सेल साइकिल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। मैं बहुत तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ, तो अभी इसमें जाना नहीं है, अपना जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा, है ना? जी नोट, जी जो है, बहुत सारी चीजें हैं तो बताने नहीं है। तुम तो यहाँ से ध्यान दो, सिर्फ इतना सा, यहाँ पे इतना ध्यान दो। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और रेप्लिकेशन डीएनए का हो रहा है, मतलब डीएनए क्या होता है इस अवस्था में,
2 नैनोमीटर फाइबर के रूप में होता है। इतनी बात समझ में आ गया इस पेज में। फिर जो ही रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आगे चलेगा और ये 11 नैनोमीटर फाइबर में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 11 नैनोमीटर फाइबर में। आगे चलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लगभग 30 नैनोमीटर में रहेगा। कितना रहेगा? लगभग 30 मान लो, है ना। क्यों? क्योंकि G2 में क्या होता है कि सेल साइकिल जो माइटोटिक फेज है उसमें डिवीजन के लिए जो आवश्यकताएं वो पूरी होती है। मतलब इस अवस्था में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होते हैं, है ना। ऐसे एंजाइम और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और एंजाइम और प्रोटीन ये कब बनेंगे? अरे प्रोटीन कब बनती है? जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, तभी बनता है ना प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, यही पता है हमें। तो एंजाइम और प्रोटीन दोनों की बात हो रही है। वो चाहिए किसके लिए? इसके लिए, माइटोटिक फेज के लिए। तो उसमें इसका निर्माण होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होंगे। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होंगे तो क्या होगा? ये फाइबर है ना, ज्यादा कोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे 30 नैनोमीटर तक रहेगा। ठीक है, 10 से लेके 30 के बीच में रहेगा, मतलब 11 to 30। और कई जगह 2 नैनोमीटर भी रहेगा, ऐसे नहीं पूरा पैकेज हो गया। यहाँ पर कुछ जगह 2 नैनोमीटर, हम बोल सकते हैं कि 2 से ही बोल सकते हैं। 11 से मतलब कुछ जगह 11 नैनोमीटर है, कुछ जगह 2 नैनोमीटर है, कुछ जगह 30 नैनोमीटर है, इस तरह से। लेकिन जो ही ये क्रॉस करेगा एनाफेज में आएगा, सॉरी एनाफेज का प्रोफेज में आएगा, तो हम बोलते हैं क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, धागे नुमा दिखते हैं, ऊन के गोले जैसे दिखते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन। वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अब फाइबर धीरे धीरे 300 से सॉरी 30 से 300 नैनोमीटर फाइबर बनने वाला होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तो हो गया किसमें? प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगी, तो 300 से लेके 1400 तक का जो प्रोसेस होता है वो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में होता है। हम बोलते हैं मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं, वो ज्यादा थिक हो जाते हैं ना, इस तरह से बोलते हैं ना अपन। तो वो इस फेज में होता है। उसके बाद फिर ये वापस एनएफएजी क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, मतलब 700 में चेंज हो जाएगा। दोनों भुजाएं टूट जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएगी। एनएफएजी क्रोमोसोम बनने के बाद में ये दोनों अलग अलग सेल में चल जाएंगे। टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में क्या बोलते हैं? वापस क्रोमोसोम इनविजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस दोबारा दिखना स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस भी दिखना, ऐसा बोलते हैं ना अपन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब जो टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम वापस कितना 700 से वापस 300 और 300 से 30 नैनोमीटर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आती जीवन फेज। आ गई ना जीवन फेज। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना रहेगा? 32 10 या 11 बोल सकते हैं ना, 10-11 भी एक ही बात है। उसके बाद वापस 2nm आ जाएगा। तो यहाँ से लेके देखो, टीलो फेज से लेके और एस फेज तक, इसे बोलते हैं हम डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ना। सही लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा ना, यहाँ लिख देता हूँ, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। और इधर क्या हो रहा है? इस तरफ एस फेज से लेके मेटा फेज तक क्या हो रहा है? रिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये भी ध्यान रखना तुम्हें, इधर क्या हो रहा है? रिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे एक डीएनए है वो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है। तो हमने सेल साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे ध्यान रखना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में हम यही चीज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे। आगे जाके हम जैसे हम पढ़ेंगे डीएनए की, हम जैसे डीएनए की थोड़ा बेसिक दे रखा है, कैसे जेनेटिक मॉडल कैसे खोज हुई। हाँ, सोलेनोइड को क्रोमेटिन बोल सकते हैं? क्रोमेटिन फाइबर जो है ना यहीं से स्टार्ट हो गया। सोलेनोइड को क्यों नहीं बोल सकते हैं? सोलेनोइड मॉडल है, वो तो मॉडल दिया था उसने, है ना, जिगजैग मॉडल, 2 मॉडल थे। तो क्रोमेटिन तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना 11 के बाद में। बस 11 माना हमें दिखेगा नहीं। अरे जैसे एक डोर होती है, एक मांझा होता है ना, ब्लैक कलर का मान लो। ये बाल होते हैं, सिंपल सी बात है। बाल है, बहुत लंबा बाल है और किसी दीवार पे लटका हुआ है, तुम्हें दिखाई देगा? दूर से नहीं देगा। लेकिन वो बाल अगर हम उसे गुच्छे के रूप में बढ़ा देंगे तो दिख जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जो ये धागा है ना, ये फाइबर है, ये अभी दिखेगा नहीं, यहाँ तक नहीं दिखेगा, यहाँ तक नहीं दिखेगा। लेकिन जो ही 300 पे जाएगा तब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये है, तो ये क्रोमेटिन फाइबर ही है। क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन फाइबर बोल सकते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन, जो डीएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसे क्रोमेटिन बोल सकते हैं अपन। क्रोमो मीन्स कलर होता है। अब जैसे तुमने पढ़ा था ना हीटरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, 2 बताया था मैंने अभी। हीटरोक्रोमेटिन में कलर
बहुत ज्यादा डार्क होता है, यूक्रोमेटिन में कलर बहुत लाइट होता है। रीजन तो पता लग ही गया होगा, कोई पूछे क्यों होता है, कि हेटेरोक्रोमेटिन में हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा पैकेज होता है डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन में, तो इसलिए ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा। जबकि जो यूक्रोमेटिन में उसमें कॉम्प्लेक्स जो लूजली अटैच्ड होते हैं या अनकॉइल्ड होते हैं, तो उसमें कलर कम शो होगा, इसलिए यूक्रोमेटिन बोल देंगे। यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल रूप से एक्टिव होता है ना, प्रोटीन बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन कभी भी नहीं बनाएगा। हालांकि हेटेरोक्रोमेटिन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूटिव। फैकल्टेटिव बाद में चेंज हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं होता। तो ये बात की बात है, तुमने पढ़ लिया होगा शायद, मुझे पता, तो 11th में पढ़ा था पहले चीजें सारी में। अभी अपना टॉपिक है ही नहीं है, अपना टॉपिक इतना ही है कि डीएनए पैकेज कैसे होता है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं, अब तो ज्यादा ही टाइम हो गया। हाँ, यस सर, अब कोई फिक्स टाइम डाउट, हो गया। हाँ कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना बाद में। ठीक है, चलो थैंक यू। Thank you, sir.